नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपनी चर्चा चल रही थी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों की, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आगे की नदियों की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने जो देखा था वो था अपना घग्गर नदी का पार्ट। आंतरिक अपवाह तंत्र में घग्गर नदी का पार्ट हमने देख लिया था। इससे आगे अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है अन्य आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं उनकी। तो उनमें दूसरी प्रमुख नदी जो आती है ना वो अपनी रहती है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी की बात करेंगे। देखो भाई, कांतली नदी की जब हम बात करें तो कांतली नदी घग्गर के बाद में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। घग्गर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। कांतली घग्गर के बाद में राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। पूर्णतया राजस्थान में जो नदियां प्रवाहित हो रही है आंतरिक अपवाह तंत्र की, उनमें घग्गर नदी जो है वो पूर्णतया राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। भाई घग्गर नदी राजस्थान के दो ही जिलों में प्रवाहित, सॉरी, घग्गर नदी राजस्थान के दो जिलों में प्रवाहित होती है। वैसे ही कांतली जो है वो भी दो जिलों में प्रवाहित हो रही है आपकी। अब कौन कौन से जिलों में और कहां से कांतली का सिस्टम क्या है वो हम देखें। देखो, जब हम राजस्थान के मैप की बात करें तो कांतली राजस्थान के हमें दो जिलों में मिलेगी। एक सीकर जिला और दूसरा झुंझुनू जिला। सीकर जिले और झुंझुनू जिले की जब हम बात करें, देखो सीकर जिला जो है आपका कुछ इस तरह से है, और सीकर के आगे की ओर ये जो जिला है दूसरा झुंझुनू जिला है, और इधर जिला आ जाता है झुंझुनू से चूरू जिला। ये आपका जिला है झुंझुनू पूरा, और ये आपका है सीकर जिला। ठीक है ना? सीकर जिले से निकलेगी, झुंझुनू जिले में प्रवाहित होगी। इन दो ही जिलों में होती है प्रवाहित। चूरू और झुंझुनू की सीमा पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन चूरू में प्रवेश नहीं करेगी। तो विशेष बात देखें कांतली नदी की। पहली बात तो कांतली को कहते हैं मौसमी नदी। मौसमी नदी। और दूसरी बात, कांतली का उद्गम कहां से होता है? तो बेटा इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। ये पहाड़ियां हैं खंडेला की पहाड़ी सीकर, यहां से कांतली निकलेगी। ठीक है ना? यहां से निकलेगी और निकलते हुए ये झुंझुनू में प्रवेश करेगी, और झुंझुनू जिले को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। यहां पर आकर के समापन हो जाएगा इसका, और ये समापन बिंदु है ना, ये है मंडरेला गांव झुंझुनू का। मंडरेला झुंझुनू जिले का गांव है। चूरू जिले में प्रवेश नहीं कर रही है। झुंझुनू और चूरू की सीमा पर झुंझुनू जिले में समाप्त हो जाती है। झुंझुनू जिले को दो भागों में डिवाइड करती है। इस जिले को दो भागों में विभाजित करती है। ये विभाजित करती है, झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है कांतली नदी। अब विशेष बात देखो, कांतली नदी है ना, कांतली नदी के आसपास का इसका अपवाह क्षेत्र जो है ना, ये पूरा, ये कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो कहलाता है तोरावाटी। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है आपका तोरावाटी। कांतली के अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं हम? तोरावाटी नाम से जानते हैं। दूसरी विशेष बात भाई, कांतली नदी के किनारे देखो, घग्गर जब हम देख रहे थे, घग्गर के किनारे हमने तीन सभ्यताएं देखी, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। तीनों हनुमानगढ़ जिले में देखी। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, कांतली नदी के किनारे दो सभ्यताएं हैं, एक सीकर जिले में, दूसरी झुंझुनू जिले में। सीकर जिले में जो सभ्यता है वो है बेटा नीम का थाना सभ्यता। एक सभ्यता सीकर जिले में इस नदी के किनारे है, विकसित हुई जो, वो थी
और दूसरी आपकी यहाँ पे सभ्यता विकसित हुई सुनारी सभ्यता। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांतली नदी के किनारे दो सभ्यताएं विकसित हुई और दूसरी गगर नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो थी तीन, एक कालीबंगा, एक पीलीबंगा और एक आपकी जो सभ्यता थी यहाँ पर वो थी रंगमहल सभ्यता। यहाँ पर आपकी दो सभ्यताएं हैं, एक सीकर जिले की सभ्यता, दूसरी झुंझुनू जिले की सभ्यता। सीकर जिले की सभ्यता बहुत ही ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी कहलाने वाली सभ्यता है ये, और इसको हम कहते हैं गणेश्वर सभ्यता। दूसरी लोहयुगीन सभ्यता है और वह है सुनारी सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता सीकर में ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको, ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी। कौन सी सभ्यता को कहते हैं हम? गणेश्वर सभ्यता को। दूसरी यहां पर है सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। तो ये दो सभ्यताएं इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। कांतली नदी पूर्णतया राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दूसरी विशेष बात, कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है और इस क्षेत्र के आसपास तोरावाटी बोली बोली जाती है। पूर्णतया राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है और इस नदी की लंबाई जो है ना वो है पूरी 100 किलोमीटर। लंबाई इसकी पूरी 100 किलोमीटर है। ये मानी जाती है कि कांतली की लंबाई जो है वो 100 किलोमीटर है। दो जिलों में प्रवाहित होती है, एक सीकर जिले में और दूसरी झुंझुनू में। झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है और मंडरेला गांव में जाकर के ये समाप्त हो जाएगी। चूरू और झुंझुनू की सीमा पर मंडरेला गांव में समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में दूसरी नदी की बात करें, देखो बेटा 3-4 नदियों की बात हम साथ में कर रहे हैं यहाँ पर, और वो है सांबर झील में आके गिरने वाली नदियां। तो सांबर झील हमें पता है सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर के गिरती है। ये आपकी सांबर झील जो फुलेरा जयपुर, जयपुर के अलावा ये नागौर और अजमेर जिलों में। झील का नाम क्या है? सांबर, सांबर झील। देखो सांबर झील में आकर के गिरने वाली नदियों की बात मैं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है और बढ़िया भी है। देखो भाई ये पहाड़ी है बेटा, यहाँ पे मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा जयपुर, यहां से नदी निकलेगी आपकी मेंथा नदी, मेंथा नदी ये निकल गई। मेंथा यहां से निकली और ये मेंथा आकर के गिर गई सांबर झील में। ये मेंथा यहां से निकली और सांबर झील में आकर के गिर गई। अब मेंथा नदी की विशेष बात आपको बताऊं, मेंथा वो नदी है जो सांबर के लिए सर्वाधिक नमक का निर्माण करती है, सांबर के लिए सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है, नमक उत्पादित। कौन सी नदी कर रही है? तो ये मेंथा नदी कर रही है। दूसरी विशेष बात भाई, मेंथा नदी के किनारे है ना, यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है यहां पर, और ये मंदिर है लूणवा जैन तीर्थ। यहां पे शो करूंगा मैं इसको, लूणवा जैन तीर्थ, लूणवा जैन तीर्थ। कौन सी नदी के किनारे है और कौन से जिले में है? तो मेंथा नदी के किनारे नागौर जिले में लूणवा जैन तीर्थ है। ये कौन सी नदी की बात करी हमने?
मेंथा नदी मनोरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकल रही है और सर्वाधिक नमक का निर्माण ये करती है सांबर के लिए। और इस नदी के किनारे नागौर में लूणवा जैन तीर्थ अवस्थित है। समापन इसका हो जाता है यहाँ पे सांबर झील में। ऐसे ही एक दूसरी नदी की मैं बात करूंगा जो सांबर में आकर के गिर रही है, रूपनगढ़ नदी। ये है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी का उद्गम जो होता है ना वो है सलेमाबाद की पहाड़ियां, सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर यहां से निकलेगी। और ये रूपनगढ़ नदी फिर कहां पर जाकर के गिर रही है, ये नदी जाकर के गिर रही है वापिस आपकी सांबर झील में। अरे कहां पे जाके गिर रही है भाई, सांबर झील में जाके गिर रही है भाई। ये आपकी फिर सांबर झील में आकर के गिर गई। नदी का नाम रूपनगढ़, सलेमाबाद अजमेर से निकली और सांबर में जाकर के गिर गई। जैसे मेंथा नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ था ना, वैसे ही रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद में है निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जी का संप्रदाय, आचार्य परशुराम जी का संप्रदाय जिसको हम बोलते हैं, वो अवस्थित है। और ये है आपका सलेमाबाद में, ठीक है ना। ये कहां पर है आपका, सलेमाबाद में अवस्थित है। ये आपका सलेमाबाद में स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बार्क संप्रदाय। मार्कर दूसरा यूज में ले लूं थोड़ा ना, दिखाई नहीं दे रहा आपको। ये आपका निम्बार्क संप्रदाय है। कौन सा, निम्बार्क, या कौन सा, हंस, हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में है। ये दो नदियां होगी प्रमुख सांबर में गिरने वाली, एक मेंथा नदी और दूसरी रूपनगढ़ नदी। तीसरी नदी आकर के जो गिरती है ना वो खंडेला नदी है। ये खंडेला नदी आकर के गिरेगी सांबर में, और नाम लिख देता हूं मैं, खंडेला नदी। और चौथी नदी जो आके गिरेगी ना सांबर में, वो आपकी रहेगी खारी नदी, खारी नदी। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे आपको 4 नदियां बताई है। चारों नदियां कौन कौन सी, आंतरिक अपवा तंत्र की, 1 नंबर मेंथा, 2 नंबर रूपनगढ़, 3 नंबर खंडेला, और आपकी 4 नंबर है खारी नदी। मेंथा का उद्गम मनोरपुरा की पहाड़ियां, रूपनगढ़ का उद्गम सलेमाबाद की पहाड़ियां, खारी और खंडेला यहाँ पे आसपास से निकलने वाली नदियां हैं। खंडेला सीकर के आसपास से निकलती है, खारी नागौर क्षेत्र से निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये वो नदियां हैं जो सांबर में आकर के गिर गई। सांबर झील में ये 4 नदियां आकर के गिरती है जिनसे सांबर का निर्माण होता है। ये चारों नदियां सांबर झील में आके गिरती है। आंतरिक अपवा तंत्र की आगे की नदियां जो देखें हम, वो नदी आपके आती है अब कोटरी गांव की पहाड़ियां। देखो एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी, आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी है। जैसे हमने देखा गग्गर आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है, गग्गर आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। दूसरी पूर्णतया राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी हम देख रहे हैं कांतली नदी। और कांतली नदी के बाद में आंतरिक अपवा तंत्र की जो हम सबसे छोटी नदी के रूप में देख रहे हैं ना, वो अपनी रहती है जैसलमेर में मात्र एक जिले में प्रवाहित होने वाली काकनी, काकने मसूरदी नदी। इस नदी में से और कुछ पूछे ना पूछे, इस नदी के नाम कभी मत भूलना।
एक रूपारेल नदी के नाम रूपारेल, वराह, लसवारी, और दूसरे काकनी, काकनेय, मसूरदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। काकनी नदी, इसी को बोलते हैं काकनेय नदी, और इसी को बोलते हैं मसूरदी नदी। मसूरदी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंतरिक अपतंत्र की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर लंबी है बस। केवल जैसलमेर जिले में प्रवाहित होगी, केवल जैसलमेर जिले में। उद्गम इसका होगा पहाड़ियां कोटरी गांव की, जैसलमेर जिले की कोटरी गांव की पहाड़ी है। कोटरी गांव कौन से जिले में? केवल एक ही जिले में है, जैसलमेर से, केवल एक ही जिले में है, जैसलमेर जिले से। कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकली और भुज झील में आके गिर गई। भुज झील में आके गिर गई, और वो भी आपकी है जैसलमेर में। वो भी आपकी कहां है? जैसलमेर में। अब अगर आगे ये भुज से आगे और जाएगी तो ये निर्माण कर सकती है मीठा खाड़ी का। मीठा खाड़ी का निर्माण, मीठा खाड़ी का निर्माण कर सकते। देखो कई की छोरे मुझे बोलते हैं कि सर आप भी हंसाया करो, आप ये किया करो, आप वो किया करो। या तो आप हंसोगे या पढ़ोगे बेटा। ऑनलाइन आप सोचो कि हंस के या ऐसे वैसे करके टाइम पास हो जाए, तो वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर 15 मिनट, अगर 20 मिनट, अगर 1 घंटा भी आप निकालो ऑनलाइन, तो काम की बात में निकालो। कोई आपको शायरी फेंकेगा, कोई आपको दमादम नाच के दिखाएगा, कोई आपको डांस करके दिखाएगा, कोई आपको गाने गा के दिखाएगा। तो मेरी डिक्शनरी में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी डिक्शनरी में मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अगर टाइम दे रहा हूं तो वो आपके लिए कि इतना टाइम आपका खराब ना हो। तो शायरियां सुननी है तो दूसरों से पढ़ लें, केवल पढ़ाई की बात करनी है तो अपने यहां से आए। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाई की बातें ही बताऊंगा। ये टाइम तो कम से कम खराब ना हो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे जो भी देखो, तो पढ़ाई की बात तो करें ना। पढ़ाई की बात ही दिमाग में चले, पढ़ाई की बातें जो आपके बार बार आपके आगे आती रही। एक बार एक किसी की शायरी फेंकी हुई देखोगे, दूसरा आगे शायरी फेंकने वाला और तैयार मिलेगा। और फेंकने वाले ही मिलेंगे तो भाई क्या करेंगे? फेंकने वालों से दूर रहो, मेरा मानना तो यही है। घर वालों से अगर ये बोल के आप फोन ले रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ाई के काम में ही लो, और इन फेंकने वालों से दूर रहो। पढ़ाई की बात करो सिर्फ। तो कोटरी गांव की पहाड़ियों से जैसलमेर से ये नदी निकली, भुज झील में आके समाप्त होगी। बेटा कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। ठीक है ना? लंबाई कितनी इसकी? 17 किलोमीटर लंबी नदी है। अब इसके बाद में दूसरी नदी की जो हम बात करेंगे, वो अपनी, देखो ऐसे ही मैंने कहा है, इस नदी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये है सिर्फ, अगर आपको पेपर में देंगे एक रूपारेल नदी से और एक काकनी नदी से, इनके अन्य नाम जो है ना, वो इस नदी के दूसरे पार्ट से इंपॉर्टेंट है। काकनी, काकने, मसूरदी। ऐसे ही रूपारेल, वराह, लसवारी, रूपारेल, वराह, लसवारी, बस। अब इससे आगे वही नदी बता रहा हूं मैं आपको, रूपारेल, वराह, लसवारी। देखो नदी रूपारेल, अन्य नाम वराह, अन्य नाम लसवारी, लसवारी। ये नदी रूपारेल, वराह या लसवारी। रूपारेल नदी की बात करें, उद्गम
उदयनाथ की पहाड़ियां हैं भाई अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में। कहां है? उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर। यहां से निकलेगी तो आगे भी कहीं जाएगी क्या? अरे जाएगी भाई। देखो अलवर से निकली, भरतपुर तक गई। ये भरतपुर में महाराजा सूरजमल जी ने क्या किया भाई? एक झील का निर्माण करवा दिया। और ये झील है मोती झील। मोती झील कौन से जिले में है? तो भरतपुर में है। ठीक है ना। बनवाई किसने? तो महाराजा सूरजमल जी जाट ने। सूरजमल जी सिंसिनीवार ने, महाराजा सूरजमल जी जाट ने इसका निर्माण करवाया। महाराजा सूरजमल जी जाट ने क्यों क्यों करवाया? रूपारेल नदी की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए करवाया इस झील का निर्माण। रूपारेल नदी है ना, इस नदी के निर्माण का उद्देश्य था, सॉरी, इस झील के निर्माण का उद्देश्य था रूपारेल की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए। रूपारेल नदी की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए। भरतपुर को बचाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। दूसरी विशेष बात भाई, इस झील को है ना, मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा। क्यों? क्योंकि झील से एक नहर निकाली गई, सुजान गंगा। अरे कौन सी नहर निकाली गई भाई? ये सुजान गंगा नहर निकली। सुजान गंगा नहर। और इस सुजान गंगा नहर से है ना भरतपुर में सिंचाई आपूर्ति होती है। दूसरी बात, भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट जो है ना, जिसको हम अजय दुर्ग कहते हैं, भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट जो है ना, इस फोर्ट के चारों ओर बनी खाई में पानी इसी नहर का आता है। भरतपुर दुर्ग के चारों ओर खाई जो बनी हुई है, उस खाई में सुजान गंगा नहर का पानी आता है। कौन सी झील से आ रहा है वो पानी? वो पानी मोती झील से आ रहा है। वो पानी कौन सी नदी से आ रहा है? तो पानी लसवारी, वराह, रूपारेल नदी से आ रहा है। ये बात आप ध्यान रखना भाई हमेशा के लिए कि रूपारेल नदी जो है ना, रूपारेल नदी का पानी कहां पर आ रहा है? रूपारेल नदी का पानी भरतपुर दुर्ग के चारों ओर बनी खाई में आ रहा है। इसके बाद में मैं बात करूंगा भाई सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से निकलने वाली साबी नदी की। आगे बात करें साबी नदी। साबी नदी, देखो भाई साबी नदी है ना, इसका उद्गम देखेंगे हम सेवर की पहाड़ियां जयपुर। सेवर की पहाड़ी जयपुर। देखो बेटा, एक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, वो सेवर भरतपुर में है। ये सेवर की पहाड़ी जयपुर की बात है। यहां से ये नदी निकलेगी जयपुर के, बाद में ये जाएगी आगे नजफगढ़ की ओर। नजफगढ़ हरियाणा में है, यहां पर आकर के ये समाप्त हो जाएगी। नजफगढ़ हरियाणा, हरियाणा में आकर के ये समाप्त हो जाए। ये वो नदी है जिस पर अकबर ने बार बार पुल बनाने के प्रयास किए थे। अकबर बांधी ना बंधू, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ाकर निकलूं, साबी नाम कहाऊं। ये वो नदी है जिस पर अकबर ने पुल बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन अकबर सफल नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो इस नदी पर अकबर ने पुल बनाने के असफल प्रयास किए थे।
अकबर ने पुल बनाने का असफल प्रयास किया था। अकबर बांधी ना बंधू ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ाकर निकलूं साबी नाम कहाऊं। तो इस नदी पर अकबर पुल बनाने में कभी सफल नहीं हो पाए। दूसरी विशेष बात, इस नदी के किनारे एक सभ्यता और है बेटा, और वो सभ्यता आपकी जयपुर में है, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। और ये जोधपुरा सभ्यता आपकी जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। तो ये अपने बात हो जाती है यहां तक आंतरिक अपातंत्र की नदियों की। आगे की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे, आगे क्लास हो सकता है मैं लाइव कर दूं, क्योंकि बात बड़ी हो जाएगी। और बात अब बंगाल की खाड़ी की ओर जब हम चलेंगे, उन नदियों को जब हम देखेंगे, तो बात तो बड़ी होनी है, नदियां भी बड़ी है, तो अब उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं आगे की क्लास आपकी जो है वो लाइव ले लूं, ताकि क्लास जो है वो लंबी हो तो कुछ आपको फायदा ज्यादा मिले। ठीक है ना? तो आज के लिए अपने इतना ही। चैनल को थोड़ा अगर आपको लगे कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब किया करो और दूसरों के साथ में शेयर भी किया करो। धन्यवाद।